नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हासिल हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी आप लोग जानते हैं कि मुतअद्दिद अरब ममालिक ने ज़ालिम सहयूनी दरिंदा वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के बयान की मज़म्मत की है। ग्रेटर इसराइल का नक्शा दिखाते हुए उसको पूरा करने का उसका अपने ख्वाब के सिलसिले में उसने दावा किया था, जिसके बाद से अरब ममालिक में इस वक्त ज़ालिम सहयूनी दरिंदे के इस बयान को लेकर के जहाँ मज़म्मत जारी है, वहीं पर जो है इसकी खमीर में जो शामिल है, ये दरिंदा किस तरह से अरब ममालिक पर नज़रें रखे हुआ है उसको लेकर के तबसरे शुरू हो चुके हैं। अजीम तर इसराइल, ग्रेटर इसराइल जिसको कहा जाता है, इसके विजन से वाबस्तगी का इजहार करते हुए इस दरिंदे ने खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा, इन रियासतों की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा और बैनुल अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। मंगल को न्यूज़ चैनल I24 से बात करते हुए इस दरिंदे ने कहा कि वह अजीम तर इसराइल की विजन से बहुत करीब महसूस करते हैं। उसने ख़ुद को एक तारीख़ी और रूहानी मिशन पर करार दिया, यहूदियों की नस्लों की नुमाइंदगी की जो यहाँ आने का ख्वाब देखते हैं। अजीम इसराइल इसराइली सियासत में मकबूजा मगरबी किनारे, महसूर गाज़ा, शाम के ज़ेर कब्ज़ा गोलान की पहाड़ियाँ, मिस्र की जजीरा नुमा सैना, उर्दून के कुछ हिस्सों में अपने इलाके की तौसी को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस्तिलाह है। उर्दून की यानी जॉर्डन की वज़ारत ख़ारिजा ने नेतन्याहू के बयान को ख़तरनाक और इश्तियाल अंगेज़ कशीदगी करार दिया है, जो रियासतों की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिए हैं। ये सिर्फ ममालिक सिर्फ और सिर्फ जो है इस वक्त बयानबाजियाँ ही करते हैं, इस दरिंदे को सबक सिखाने के सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं करते। इस तरह के मजम्मती बयानात आने के बाद इसी तरह के तबसरे होते हैं जब अरब ममालिक इस तरह की चीज़ें पेश करते हैं। सऊदी, कतर, मिस्र और भी बहुत सारे ममालिक ने इस पर जो है इस वक्त बल्कि पूरा अरब वर्ल्ड जो है रिस्पॉन्स किया है और जॉर्डन भी रिस्पॉन्स किया है, फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी भी, अरब लीग ने भी। लेकिन जाहिर सी बात है कि इनके मजम्मती बयान से क्या होने वाला है। वो जालिम एक के बाद एक जो है इसकी तरफ इब्तिदा कर चुका है। गाज़ा पर हमला करना, उस पर इस वक्त 2 साल से ज़ायद जंग जारी रखना, लाखों निहत्ते मुसलमानों को कत्ल कर देना, बच्चों को कत्ल कर देना, भूख से मरने पर मजबूर करना, निहत्ते और मासूम फ़िलिस्तीनियों के हॉस्पिटल्स पर हमला करना, स्कूलों पर हमला करना, ये सारा का सारा चीज़ यही है कि गाज़ा के पट्टी पर कब्ज़ा करना। और 6 महीने के अंदर वो ऐसा मंसूबा तैयार कर चुका है जिस पर गाज़ा की पट्टी पर हमला करने के बारे में बात कर चुका है, कब्ज़ा करने की, जबकि वो ग्रेटर इसराइल की जानिब बढ़ चुका है। शाम में गोलान पहाड़ियों से पार होकर कि उसका आगे बढ़ना, लबनान में बारहा वक्तन फ़वक्तन जो है हमले करना, मिस्र और जॉर्डन की तरफ इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि मिस्र और जॉर्डन तो ऑलरेडी उसके हुक्म के मुताबिक मान रहे हैं। मिस्र का जालिम हुक्मरान और जॉर्डन का जालिम हुक्मरान इस वक्त दुनिया के सबसे जो है दुनिया के ख़तरनाक तरीन हुक्मरान इनको माना जा सकता है। बल्कि जालिम सहयूनी दरिंदा इसराइल का जो नेतन्याहू है उससे भी ख़तरनाक है मिस्र का सीसी और जॉर्डन का अब्दुल्ला, जो अपने ही भाइयों को भूखे मरने पर मजबूर कर रहा है, बॉर्डर नहीं खोल रहा है, आने की इजाज़त नहीं दे रहा है, जो लोग उनके लिए लड़ने की कोशिश करते हैं उनको अंदर डाल देते हैं। तो इससे बड़े दरिंदे इस वक्त जो है इस्लामी तारीख़ के या मुस्लिम दुनिया की तारीख़ के कौन से हो सकते हैं। सहयूनी दरिंदा तो सहयूनी दरिंदा है, हैवान को हैवान कहने में क्या फ़र्क पड़ता है, शैतान को शैतान तो कहना ही है सहयूनी दरिंदे, वो चाहे ट्रंप या अमेरिका के नाम से हो या फिर जो इसराइल के नाम से। लेकिन अपने जाने जाने वाले ये दरिंदे मुनाफिकत की जब इंतहा को पहुंच जाते हैं, जिससे जॉर्डन और मिस्र, दरअसल मसला ये है कि ग्रेटर इसराइल तो इसका मुकम्मल हो चुका है, मुझे महसूस होता है। जाहिर सी बात है कि हाल ही में शाम पर जो कब्ज़ा हुआ, जो कुर्सियाँ बदली, हुक्मरानी बदली, जो इक़्तिदार बदला, उसके बाद क्या हुआ, गोलान की पहाड़ियाँ पूरी की पूरी जो है निकल गई शाम के हाथ से।
बल्कि शाम के कितने इलाकों में पहुंच चुका है, और शाम के किसी भी इलाके में घुसता है, दिमश्क जैसे उसके मरकजी हुकूमत पर कब्जा करके हमला कर देता है, उसका जवाब देने को तैयार नहीं है, तो कब्जा फिर किसको कहा जाएगा? ग्रेटर इसराइल किसको और कहा जाएगा? उसके बाद जो है मिस्र और जॉर्डन को जब भी इशारा करके उसे कहा जाएगा कि भाई आप इतनी दौलत आप ले लो, इतना हिस्सा हमारे हवाले कर दो, वो खुद ब खुद करेंगे, उसको हमला करने की भी जरूरत नहीं होगी। और लबनान का हिस्सा तो वैसे भी हाथ से निकल जा चुका है जब से हिजबुल्लाह वहां पर कमजोर हुई है। जमीनी सतह पर समझने के लिए जो सिर्फ मजम्मती बयानात हैं, ये तौसी पसंदाना जो एजेंडा जिसको खतरनाक बोल रहे हैं अरब ममालिक, वो तो ऑलरेडी कर चुका है। बस ये है कि वो ऑफिशियली ऐलान करना है, और ऑफिशियली ऐलान करने के लिए गजा की पट्टी एक मरतबा उसके हवाले हो जाएगी, फिर उसके बाद दीगर ममालिक की कैसी खतरनाक बारी आएगी आप देख। गाजा को तबाह करने के लिए इस वक्त जो अमेरिका से हथियार खरीद रहा है इसराइल, और बड़े पैमाने पर जो डील हुई है हाल ही के 15 दिनों के अंदर, वो कोई मामूली डील नहीं है। ट्रंप के आते ही जो हथियारात उसने खरीदे हैं, जिस भयानक अंदाज में खरीदे गए हैं, वो क्या गाजा की पट्टी को तबाह करने? गाजा की पट्टी तो वैसे भी तबाह हो चुकी है, वहां और क्या बरसाएगा बम? वहां तो अभी जमीनी कार्रवाई करने के लिए वो तैयार है, और जमीनी कार्रवाई के तहत ही वो अंदर जाना चाहता है, लेकिन आईडीएफ रोक रही है कि जमीनी कार्रवाई करेगा तो गोरिल्ला जंग करना पड़ेगा, और गोरिल्ला जंग के लिए आईडीएफ की जो है फौजी तैयार नहीं है, और हमास के जंगजुओं के सामने हम टिक नहीं सकते। और हमास के जंगजुओं ने और अल-कस्साम के जंगजुओं ने 2 साल के इस अरसे में जिस तरह से जिस बड़े पैमाने पर सहूनी कुत्तों को जहन्नम हासिल किया है, वो इसराइल की तारीख में कभी नहीं हुआ। यही वजह है कि आईडीएफ और दिफाई जितने भी सिस्टम्स हैं, उन्होंने इनकार कर रहे हैं कि हम जो है इस वक्त गाजा पर कब्जे के जो है मूड में नहीं है, हम तैयार नहीं है। अगर होगा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। इसलिए कि जमीनी सतह पर अल-कस्साम के मुजाहिदीन से आईडीएफ के ये दरिंदे नहीं लड़ सकते। आसमान से फिजाओं से बम बरसा सकते हैं मासूमों पर, लेकिन मुजाहिदीन के सामने कैसे टिक सकते? यही वजह है कि आईडीएफ का चीफ रोक रहा है, और जालिम सहूनी दरिंदा कह रहा है कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए वहां पर एहतिजाजात हो रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से आप देख रहे होंगे कि खुद इसराइल में कितने बड़े पैमाने पर एहतिजाजात हुए। हमने खुद उसकी ये ग्रेटर इसराइल अब ख्वाब नहीं रहा, ये तो उसका ख्वाब पूरा होने के करीब है। बस ये है कि उसको ऐलान करना है। यही वजह है कि वो बार बार इस बात का तस्करा कर रहा है, वो जहनसाजी कर रहा है, मीडिया में लोगों को बताता है और जानबूझकर बताता है, बार बार छेड़ता है, नब्ज टटोलता है अरबों का कि देखेंगे कि क्या बोलते हैं। भी उसको मालूम भी है कि फिर ये मजम्मती बयान जारी करेंगे, फिर निकल जाएंगे, सो जाएंगे अपने अय्याश भरे उन कमरों में, जिन कमरों में ये लोग बैठ करके जो है अरब ममालिक, मुख्तलिफ ममालिक के लोग फैसले लेते हैं। बार बार उसका इस स्क्रीन पर आ जाना, और ये जो नक्शा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसको ग्रेटर इसराइल कहा जाता है, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है। कई अरब ममालिक के हिस्से सब इसमें चले जाएंगे, और वो तैयारी कर चुका है। तैयारी करने का मतलब नहीं है अरब ममालिक पर बम बरसा करके ही जो है वो उसको हासिल कर ले। वो खरबों रुपए, करोड़ों, मिलियन डॉलर देकर भी खरीद लेता है, जैसा मिस्र के बादशाह को खरीद लिया सीसी को, जैसे जॉर्डन को खरीद लिया। यूएई में, दुबई में तो इतनी बड़ी सरमायाकारी है यहूदियों की कि वो तो उसको नेशनलिटी देने पर राजी हो रहा है। सऊदी अरब चाहे जबानी जितना भी कहे कि जब तक फिलिस्तीन के लिए अलग से रियासत का ऐलान नहीं होता हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अंदरूनी सतह पर इसकी जो बड़े बड़े बजट वाले इस वक्त जो 2030 के विजन के मुताबिक इसकी जो कार्रवाइयां चल रही है, उसमें तो कई यहूदी और इसराइली बिजनेसमैन की सरमायाकारी लगी हुई है। जाकर के देखें, आप खोजें। ग्रेटर इसराइल का सिर्फ ऐलान होना बाकी तो ये सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जिस तरह का मैं जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया, ये नब्ज टटोलता है। क्यों नब्ज टटोलता है? कि हुक्मरान क्या कहते हैं और अवाम का शदीद रद्द अमल क्या आता है। अवाम अगर खामोश हैं, हुक्मरानों के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। यही वजह है कि जो इस वक्त बार बार आता है तो लोग बड़े बड़े पैमाने पर दे रहे हैं कि अरब ममालिक नाराज हो रहे हैं, मुश्तिल हो रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है। दरअसल उसने 75 to 80% ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा कर चुका है। 20% बाकी है, वो भी हो जाएगा तो ऑफिशियली ऐलान हो जाएगा। जब अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, जर्मनी इस तरह के ममालिक इसके पुष्पनाई में खड़े रहेंगे तो अरब कहां से वहां आएंगे इसको ज़बान आंखें दिखाने के लिए।
ये लोग फिर चीखते चिल्लाते रह जाएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक, आलमी कवानीन के मुताबिक जालिम सहनी दरिंदा ये उकसा रहा है, फलां है फलां है फलां है। वो समझते हैं कि इतनी बड़ी ज़मीन के टुकड़े में इतना हिस्सा अगर इसराइल को दे देंगे तो क्या हो जाएगा। जब अय्याशी ज़हन दिमाग में भर जाती है, इख्तिदार की हवस और लालच और उसके हिर्स उसकी ज़हन दिमाग में भर जाती है, तो फिर उनके साथ सौदेबाजी करने में कोई मामला नहीं। तो इसलिए कि ईमान से उनका कोई लेना देना नहीं होता। इसी तरह तो सौदेबाजी करता है इसराइल, और अमेरिका भी इसी तरह की सौदेबाजी करता है, और वो अपने मुल्क के मफाद, अपने कौम के मफाद के सामने कुछ नहीं देखते। जैसे अभी हाल ही में ट्रंप जो कर रहा है, टैरिफ का जो हालात हैं जो भारत की कर रहा है, पाकिस्तान के साथ इसका एक रवैया है, चाइना के साथ इसका एक रवैया है, रशिया के साथ इसका एक रवैया है, साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन ममालिक के साथ इसका एक रवैया है, भारत के साथ एक रवैया है। जो भी मुल्क सुपर पावर के दौड़ में शामिल होता है उसको इक्तिसादी और माशी तौर पर कमज़ोर करना सबसे बड़ी साजिश होती है इन दो ममालिक की, इसराइल की और अमेरिका की। इसराइली लॉबी अमेरिका के पार्लियामान के तमाम मेंबरान से कहती है, उनके सेनेटर से कहती है कि भाई ये मामला है, इसको इतना आगे बढ़ने ना दो, वो हमारी बात माने। अमेरिका कहे भारत को कि तुम जो है पाकिस्तान पर वार करो तो वार करे, रुक जाओ तो रुके, ना रुके तो फिर समझ आना कि वो तुम्हें आंखें दिखा रहा है। और आंखें दिखा रहा है मतलब ये है कि वो जो है दिफाई पोजीशन अपना रहा है। दिफाई पोजीशन अगर वो अपना रहा है तो मतलब ये है कि कल को हमें आंखें दिखाएगा, इसको कमजोर करो, इसकी आमदनी को, इसके एक्सपोर्ट को, इसके कारखानों को, इसकी उन तमाम चीज़ों को तबाह बर्बाद करो जो हमारी वजह से जो है ये आगे बढ़ रहे हैं। यही नतीजा है कि इस वक्त जो है भारत का झुकाव अमेरिका को छोड़कर कि रशिया की तरफ जा रहा है। अभी आज ही की ताज़ा खबर ये है कि अनकरा से ताज़ा जो है मलेशिया ने एक मिसाइल ख़रीदा है जिसका नाम खान है। वो ख़रीद करके एशिया ऐसी जगह पर उसको परोस रहा है। तो उस चीज़ को, उस खबर को देते हुए एक अंग्रेज़ी अखबार ने तबसरा किया था कि किस तरह ताकतें बदल रही हैं। तो ये सारी आलमी थ्योरी, आलमी सारी सियासी साजिशें यहीं जाकर के ख़त्म हो जाती है, और उसकी सारी चीज़ों के पीछे जो होता है वो इसराइल और इस्तेमाल करता है अमेरिका का। इन दो चीज़ों को हम समझेंगे तो इस सारे के सारे जो है मंजरनामे को और सियासी साजिशों को और आलमी सतह पर होने वाले एक दूसरे ममालिक को लड़ाने की साजिशों को, उसके पीछे उनके मफाद को समझना बहुत आसान होता है। असल चीज़ समझना है कि इसमें अमेरिका और इसराइल का किस मुल्क से किस तरह का फ़ायदा उठाना चाहता है। बहरकैफ अमेरिका की धमकी देखिए, ट्रंप पुतिन मुआहदे पर पहुंचने में नाकाम रहे तो भारत पर टैरिफ और बढ़ा देगा। अब बताइए कि जो है रशिया और यूक्रेन के झगड़ा चल रहा है, भारत कोशिश कर रहा है कि दरमियान में जो है कोई चीज़ ला करके ख़त्म करे। यानी मतलब ये है कि अमेरिका भारत के रास्ते जा करके रशिया पर दबाव बना करके यूक्रेन पर हमले करने से रोकना चाहता है। और ब्लैकमेलिंग कैसी चल रही है कि ऑलरेडी 50%, कहीं किसी शोबे में 30% बढ़ा चुका है कि अगर यहां पर भी नाकाम रहा, रशिया की कुर्बतें बढ़ रही हैं इसलिए कि अमेरिका से अब जो है छोड़ करके दूरियां बढ़ने की वजह से रशिया का ही रास्ता अपनाएगा, क्योंकि चाइना की तरफ बढ़ नहीं सकता भारत, क्योंकि अमेरिका और चाइना के तो, भारत और चाइना के तो वैसे भी जो है हालात ख़राब हैं दरमियान में। अगर चाइना के साथ भारत के रास्ते अगर रिश्तेदारियां सही होती तो कभी भारत रशिया की जानिब झुकाव नहीं होता, और वो जो है बाकायदा दोनों को मैनेज करके चलता, कभी रशिया को कभी जो है अमेरिका को। लेकिन चूंकि चाइना के साथ जो है हालात सही नहीं है, ताल्लुकात सीधा नहीं है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका के साथ हालात बिगड़ रहे हैं, ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, तो एक ही मुल्क बच जाता है पुतिन का, रशिया का। और रशिया का अगर आपने पकड़ लिया तो आपको उसके रास्ते से जो है ईरान भी मिलेगा जो इस सुपर पावर मुल्क की जो है दौड़ में है, और उसके साथ आपको नॉर्थ कोरिया भी मिलेगा और फिर तुर्की भी मिलेगा। तुर्की को ये जो है पूरी तरह से हैंडल करके चलेगा, क्योंकि तुर्की पर हमेशा से भारत इल्ज़ाम लगाता रहा है कि वो पाकिस्तान के करीब है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ईरान भारत को बहुत ज़्यादा मानता है, ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे पैमाने पर हैं, तो जाहिर सी बात है तुर्की और भारत के टकराव और उसके फ़वाइद में वो हमेशा से जो है मैनेज करके चलने के लिए ईरान हमेशा बोलता रहेगा। तो पुतिन के रास्ते भारत जाकर के बताना चाहता है कि ईरान की तरफ भी उसका अपना झुकाव है, तुर्की की तरफ भी है। तो ऐसे रास्ते में जो है अब ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर चुका है कि भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा अगर रशिया, क्योंकि रशिया भारत की बात मान सकता है।
अमेरिका बहुत दबाव बना करके देख लिया पुतिन पर कि वो यूक्रेन पर जंगबंदी करे, लेकिन नहीं मान पा रहा है। तो क्या करेंगे? करें इसलिए कि अगर वो रशिया पर टैरिफ बढ़ाता जाएगा तो उस पर कोई असर नहीं होगा। सारा मामला तो तेल खरीदने पर निर्भर है ना, कि भारत को कह रहा है कि तुमने रशिया से तेल क्यों खरीदा? रशिया से अगर तेल खरीदोगे तो वो पावरफुल हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी, लिहाजा हम आप पर टैरिफ बढ़ाएंगे। लेकिन भारत कहता है कि नहीं, हम खरीदेंगे, हम ईरान से भी खरीदेंगे, हम रशिया से भी खरीदेंगे। गुस्से में आ गया अमेरिका तो वो टैरिफ बढ़ाने लगा। पाकिस्तान पर टैरिफ क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि वो जो है रशिया से तेल नहीं खरीदता और ईरान से भी तेल खरीदने की उसको इजाज़त नहीं है। और आलमी बैंक का वो बहुत बड़ा कर्जदार है जिसका झुकाव अमेरिका की तरफ, इसराइल की जानिब है। तो ये सारी चीज़ें हैं नाज़रीन गिरामी। तो ये अरब ममालिक समझते नहीं। अरब ममालिक अय्याशियों में ऐसे डूबे हुए हैं कि आलमी सतह की सियासत को, कभी आपने देखा है कि जो है अमेरिका ने कहा हो कि मैं सऊदी अरब के खिलाफ टैरिफ बढ़ाऊंगा? क्यों? उसको मतलब ही नहीं है। इसराइल कहता है कि ये अरब ममालिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, इनके पास ना दिफाई पोजीशन है, ना इनके पास जो है कोई चीज़ें करने की चीज़ें। ये हमेशा आंखें दिखाते ईरान को, तुर्की को, रशिया को, भारत को और पाकिस्तान को। तो खरीद रखा है इसलिए आंखें नहीं दिखाते, इसलिए कि ये कॉल करती यहाँ का पूरा जो है सिस्टम अमेरिका में जो है वो दुम हिलाते हुए नजर आता है पाकिस्तान का। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ ममालिक जो इस दौड़ में है उनको ब्लैकमेलिंग किस तरह किया जाता है ये आप समझ लीजिए। तो ये ग्रेटर इसराइल को देखने के बाद ये जो अरब ममालिक के इस वक्त मजम्मती बयानात, ये सारी चीज़ें सब दिखावे की, अंदरूनी सतह पर कुछ और खेल चल रहा है। बगैर नाज़रीन में कुछ और ख़बरें थी, लेकिन जैसे एक और ख़बर मैं आपके सामने रखूं, इसराइल ने हमास को बनाया। देखिए, भारत में फ़िलिस्तीन के सफ़ीर ने इस बात का दावा किया है, इसराइल ने उसको जन्म दिया। जैसे 12 IS पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि इराक़ में, बगदाद में ISI को बनाने वाला अमेरिका था, इसराइल था, उसके रास्ते सारे बगदाद और इराक़ को तबाह बर्बाद कर दिया गया। इसी तरह हमास को पैदा करने वाला इसराइल था, ये कहते हुए एक और ही शक्ल पेश करने की कोशिश हो रही। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि भारत का में जो फ़िलिस्तीन के सफ़ीर हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं और ये भी कहते हैं कि हम उसे दहशतगर्द तंजीम नहीं कहेंगे। हिंदुस्तान में फ़िलिस्तीनी सफ़ीर अब्दुल्ला अबू शावेश ने दी प्रिंट को इंटरव्यू दिया है और दावा किया है कि सफ़ीर ने यह भी वाज़ेह किया कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का हमास की जानिब से 7 अक्टूबर को किए गए हमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं। इन हमलों के जवाब में इसराइल ने फ़ौजी क्रैकडाउन जो शुरू किया, जो 1.5 साल से जारी है, बल्कि 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, उन्होंने कहा कि हम 7 अक्टूबर के हमले पर हमास से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। सदर महमूद अब्बास वाज़ेह थे कि यरगमालियों को रिहा किया जाना चाहिए, अगरचे उन्होंने कहा कि हमास फ़िलिस्तीन अवाम का एक अहम हिस्सा है। तो नाज़रीन गिरामी, ये अब हमारी आपसी जो है जो मुनाफिकत है वो यहाँ साफ होकर के सामने आती है। तो फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी किस जानिब खड़ी है, हमास किस जानिब खड़ी है, गाज़ा के मुसलमान किस जानिब खड़े हैं, पूरे फ़िलिस्तीन के अवाम का सोचना क्या है, ये भी एक बहुत अलग सियासत है, इसको भी हमें समझना पड़ रहा है। गाज़ा पट्टी को तबाह होते हुए बाकी फ़िलिस्तीन देख रही है, फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी देख रही है, जिनके पास हथियारात हैं वो चाहे तो पहुंचा सकते हैं उनको खाना पीना पानी वगैरह, नहीं हो रहा है। पूरे गाज़ा पट्टी का मुहासरा ऐसे किए हुए कि कोई देखने को तैयार नहीं। वैकल्पिक नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दे, दूसरी खबरें थी लेकिन इस पर लंबा तबसरा हो मैं फिर आप लोगों के सामने पेश करूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।